नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या है आपके फंड का साइज? क्या आपने कभी किसी फंड या एएमसी के AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखकर उसमें निवेश किया है? फंड का AUM उसके साइज के साथ साथ निवेशकों के किसी फंड पर भरोसे को भी दिखाता है, पर क्या AUM का रिटर्न के साथ भी कोई कनेक्शन है? आज हम म्यूचुअल फंड में AUM की पूरी ABCD समझेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करेंगे बातचीत। ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और सोनम श्रीवास्तव, फंड मैनेजर राइट रिसर्च। ऋषिकेश और सोनम, आप दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। AUM काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक फंड या फिर एक AMC को समझने का। कितना बड़ा साइज है, टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, या फिर निवेशक उसको कितना पसंद करते हैं। जरा थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, और ये एक फंड को चुनने के लिए कितना बड़ा एक पैरामीटर हो सकता है, क्या पता चलता है हमें AUM से, इसमें हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ऋषिकेश, जरा ये बताइए AUM क्या होता है, इससे किसी फंड या फिर AMC के कौन से पैरामीटर्स के बारे में हमें आइडिया लगता है? स्वाति जी नमस्ते, और सोनम जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। AUM एक बहुत बड़ा पैमाना होता है इंडस्ट्री का, फाइनेंशियल इंडस्ट्री का या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि AUM होता क्या है। AUM एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट्स की क्या है। जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, जो निवेश आप करते हैं फंड मैनेजर के द्वारा या म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या किसी AMC के द्वारा, तब उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसे AUM कहा जाता है। उसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय नेट एसेट वैल्यू ऑफ ईच यूनिट। नेट एसेट वैल्यू हर रोज पब्लिश होती है दिन के अंत में। अब तीन चार चीजें दर्शाई जाती है कि AUM अगर ज्यादा हो तो क्या फायदे हो सकते हैं या उसका अनुमान क्या होता है। अगर AUM ज्यादा हो तो सबसे पहले ये पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का विश्वास जो है वो काफी हाई होता है टुवर्ड्स द AMC या फिर फंड मैनेजर। दूसरी चीज ये होती है, हायर AUM अगर है तो लिक्विडिटी काफी हैंडी आती है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन अधिकतर रिडेम्पशंस के मौक़ों पे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ने रिडेम्पशन डाला है और अगर AUM की साइज छोटी है जिसकी वजह से रिडेम्पशन ऑनर ना हो पाए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो भी AUM के साइज पे निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर AUM की साइज 500 करोड़ है तो इक्विटी के लिए 2.25% का एक्सपेंस रेशियो लगता है और डेट को 2% का लगता है। उसी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर AUM 50,000 करोड़ या उसके ऊपर हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो करीबन 1.05% का आता है, और डेट के लिए करीबन 0.8% का आता है। तो आपके एक्सपेंस रेशियोज भी कम हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के वजह से हायर AUM काफ़ी स्टेबिलिटी और एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है अमंग्स द इन्वेस्टर्स। इसके वजह से AUM का प्रमाण काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो AUM यानी फंड का साइज कहें या एसेट अंडर मैनेजमेंट कहें, कई मायनों में बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी फंड या फिर AMC को समझने के लिए। अगर हम पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUM को भी अगर समझें, सोनम, हमने इस बार रिकॉर्ड ब्रेक अराउंड 72.2 लाख करोड़ का AUM रिकॉर्ड करते हुए देखा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। मतलब उसकी जो ग्रोथ है लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब पिछले एक साल में लगभग 22.5% का ये तेजी का ग्राफ है। क्या समझे नंबर से, जिस तरीके से जो एक एसेट अंडर मैनेजमेंट पूरी कंपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, ये क्या सिग्निफाई करता है? बिल्कुल। तो देखिए, ये जो AUM इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया, ज़्यादा AUM का मतलब होता है कि उस AMC या उस फंड में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो वैसे ही अगर इंडस्ट्री का AUM बढ़ रहा है तो हमें ये दिख रहा है कि जो इंडिया के इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडस्ट्री के ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं और उस पर उनका ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है। इसके साथ के साथ जो हमारा मार्केट भी ग्रो हुआ है, अगर आपने देखा हो तो अप्रैल के बाद से अब तक 10% से ज़्यादा मार्केट में यहाँ पे तेजी आ चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट भी AUM पे पड़ता है। तो ये दोनों वजह से, एक तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और दूसरा मार्केट भी स्ट्रांग चल रहा है, इस वजह से इंडस्ट्री का AUM यहाँ पे ग्रो हो रहा है।
नंबर जो बताते हैं, जैसे सोनम ने भी बताया कि मार्केट ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में ग्रो कर रहा है। छोटे शहरों से जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड 18% है टोटल जो एयूएम है पूरे मार्केट का, इंडस्ट्री का, वो छोटे शहरों से आता है। मतलब वहाँ से भी पार्टिसिपेशन बढ़ी है। अराउंड 60% इक्विटी फंड का जो योगदान है वो एयूएम में आता है इक्विटी फंड से। डेट फंड का अराउंड 28% है। पैसिव स्पेस एक ग्रोइंग स्पेस है, 17% तक का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल एयूएम में वो इस स्पेस से आता है। पर सबसे बड़ा सवाल ऋषिकेश यही है कि हम जब एक एयूएम को देखते हैं, लार्जर देन लाइफ एयूएम को देखते हैं कि ये फंड साइज कितना बड़ा है, लाखों करोड़ का है और बहुत पुराना एक कोई एएमसी है, क्या हमारी नज़र एयूएम नंबर पर होनी चाहिए या फिर रिटर्न पर होनी चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि रिटर्न एक बड़ी एयूएम का ही किसी फंड का ज़्यादा हो, रिटर्न एक छोटी एयूएम वाली एएमसी का भी अच्छा हो सकता है। तो बड़ा एयूएम या फिर बड़ा रिटर्न, क्या बेहतर है? स्वाति जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार हम हायर द ईएम बेटर द रिटर्न, ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं। लेकिन रिटर्न्स जो है वो केवल ईएम के ऊपर निर्भर नहीं होते, उसके काफ़ी सारे वेक्टर्स होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होता है, दूसरी चीज़ होती है फंड मैनेजर की क्या स्ट्रैटेजी रही है, तीसरी चीज़ होती है उनकी स्टॉक पिकिंग या स्टॉक सिलेक्शन की क्या स्ट्रैटेजी है, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट की चाल क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके रिटर्न्स कैसे बनते हैं। अभी आते हैं एयूएम के ऊपर, क्या ये पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है? कई 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 एस्पेक्ट्स में ये पैमाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या फोकस्ड या फिर डिविडेंड यील्ड फंड्स, अगर ये फंड्स हैं वहाँ पे एयूएम अगर ज़्यादा हो तो फायदे की बात हो सकती है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 17 लाख करोड़। अगर एयूएम की साइज 50,000 करोड़ के ऊपर भी चली गई और उनको रिलायंस में निवेश करना है तो वो इतना निवेश नहीं कर सकते कि पूरा मार्केट कैप खा जाए। अभी दूसरी कोई छोटी कंपनी देखते हैं जहां पे मार्केट कैप केवल 15,000 करोड़ का है और फंड साइज 50,000 करोड़ की। अभी फंड साइज इज बिगर देन द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। इन मामलों में क्या होता है कि एलोकेशन करना, लिक्विडिटी प्राप्त करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इन सिलसिलों में अगर फंड जो है मिड कैप या स्मॉल कैप है, वहां पे एलोकेशन करना चैलेंज हो जाता है। तो ये कुछ छोटी चीजें अगर ध्यान में रखे यहाँ पे एयूएम इज कंसर्न तो काफी फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अदर देन द ईएम व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि फंड मैनेजर की स्टाइल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है और मार्केट की चाल क्या है। ये सारी चीजें एक साथ देख के निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। तो सिर्फ एयूएम से ही नहीं, बाकी और भी पैरामीटर से एक अच्छे फंड का मालूम चलता है। इस पर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, लेकिन एयूएम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है किसी फंड को स्टेटिस्टिकली भी समझने का। कुछ फंड्स जो बड़ी एएमसीज हैं सोनम, जिसमें एसबीआई है, आईसीआईसीआई प्रू है, एचडीएफसी है, निपॉन, कोटक, ना सिर्फ ये बहुत पुरानी एएमसीज है बल्कि डेफिनेटली साइज़ के लिहाज से एयूएम भी इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने लिए गैदर किया है। किसी एक एएमसी को कौन से फैक्टर्स बड़ा बनाते हैं, ये थोड़ा सा अगर मैं आपसे फंडामेंटली जानने की कोशिश करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका एक बड़ा बॉडी ऑफ वर्क भी रहा है, पर बड़े फैक्टर्स क्या रहते हैं एक फंड का बड़ा साइज क्रिएट करने में? बिल्कुल, देखिए किसी फंड का बड़ा साइज होने में कई तरह के फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। कुछ तो उसकी फंड की परफॉर्मेंस या फंड की कैटेगरी के बेसिस पे होगा। अगर एक फंड अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे हमने जिसमें जिसमें एग्जांपल ने क्वांट म्यूचुअल फंड का, पहले काफ़ी छोटी फंड थी बट अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसमें काफ़ी एयूएम ग्रो हो गया, तो वो एक रीज़न हो सकता है। रिस्क कितना अच्छा मैनेज कर रही है वो फंड, उसका कॉस्ट कितना है। अगर एक पैसिव कैटेगरी में एक फंड आपको कम एक्सपेंस रेशियो दे रही है तो वो अट्रैक्टिव हो जाती है दूसरे फंड की कंपैरिजन पे। ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। और उसके अलावा जो आपने बड़े फंड हाउसेस की बात की, वहाँ पे उनका जो लेगेसी बिजनेस है, उनका जो रीच है, जहाँ पे उनके ब्रांचेस हैं अलग अलग सिटी पे, उनका जो रिलेशनशिप मैनेजर का नेटवर्क है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, ऐसे बहुत सारे रीज़न की वजह से भी वहाँ पे एयूएम ग्रो होती है। तो कई तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। कुछ इन्वेस्टर जो मे बी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और मे बी होल्डिंग चेक करते हैं, उस वजह से करें, वो मे बी
ज़्यादा आपके लो एक्सपेंस रेशियो हाई परफॉर्मेंस फंड्स पे अट्रैक्ट होंगे, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ ब्रांड को देखते हैं या फिर अपने रिलेशनशिप मैनेजर या एडवाइजर को फॉलो करते हैं, वो उनके रिकमेंडेड फंड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कई फैक्टर हो सकते हैं जिस वजह से AUM की ग्रोथ हो सकती है। एब्सोल्युटली। और इसमें भी अगर हम कुछ फंड्स को अगर स्टडी करें, ऋषिकेश, क्योंकि इस पर आपने स्टडी किया है, हम जब टॉप 5 फंड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन टॉप 5 AMC जो AUM के लिहाज से बड़ी हैं, उन्हीं के कुछ फंड्स को अगर हमने उनके साइज़ के हिसाब से जब यहाँ पर नोट डाउन किया है और उनका 1 साल का रिटर्न अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो एक बड़े AUM वाला फंड और एक छोटे AUM वाले फंड के रिटर्न में 1 साल में, यहाँ पर हमने एक बड़े AUM वाले फंड का रिटर्न दिया है, पर अगर आप थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में अगर थोड़ा सा बताएं, एक बड़े फंड साइज वाला AUM का फंड रिटर्न और एक छोटे AUM वाले फंड का रिटर्न, कितना 1 साल में डिफरेंस रहा होगा? स्वाति जी, रिटर्न्स जो है, अगर हम बड़े फंड का देखें या छोटे फंड का देखें, काफ़ी अंतर आता है कई बार। जैसे आपने देखा है कि SBI ब्लू चिप है वो 52,000 करोड़ का है, ICICI प्रू है वो 69,000 करोड़ का है, HDFC मिड कैप, जैसे मैंने पहले भी कहा, मिड कैप में अगर बहुत ज़्यादा AUM हो जाए तो शायद दिक्कत होने की आपत्ति आ सकती है। लेकिन अगर देखो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप देखे तो वहां पे 1 साल का रिटर्न देखा तो केवल 2.3%। लेकिन ये केवल AUM के चलते नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, मार्केट की चाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अर्निंग्स काफी चैलेंजिंग रहे हैं पिछले साल, तो उसके वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वहां पे रिटर्न्स कम आते हुए दिखे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फंड की साइज की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है और डाइवर्सिफिकेशन कम होता है मिड कैप और स्मॉल कैप्स के स्पेस में। तो इसके वजह से वहाँ पे एलोकेशंस अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो रिटर्न्स बनाना या अल्फा बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और जैसे हमने टॉप 5 AMCs का जो टोटल AUM में परसेंटेज देखा, SBI का अराउंड मोर देन 15% है ऋषिकेश, ICICI प्रू का भी टचिंग 14 हम मान सकते हैं, HDFC का लिटिल मोर देन 11%। तो ये एक बहुत बड़ा ऋषिकेश फैक्टर रहता है किसी भी इन्वेस्टर का और एक कंपनी की ग्रोथ के लिए आने वाले टाइम में भी, इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग गुड रिटर्न। जी बिल्कुल स्वाति जी, क्या होता है कि अगर हम मार्केट का स्प्रेड देखें या ब्रेकअप देखें, किस हिसाब से ब्रेकअप हुआ है मार्केट का, तो अगर हम देखें सरप्राइजिंगली 72-73 लाख करोड़ जैसे आपने कहा मार्केट की साइज है, ये म्यूचुअल फंड मार्केट की साइज है, वहाँ से 41 लाख करोड़ जो है वो केवल ये टॉप 5 AMCs में है। जैसे आपने सही कहा कि SBI के पास ही केवल 11.5 लाख करोड़ है। फिर सेकंड नंबर पे आपका ICICI आता है जहाँ पे 9.5 से 10 लाख करोड़ है। फिर HDFC आता है जहाँ पे 8.5 लाख करोड़ करीब करीब है। फिर आपका निपॉन आता है जहाँ पे 6.5 लाख करोड़ करीब करीब है। और अंत में आता है कोटक जहाँ पे 5.5 लाख करोड़ है, 105 से 5.5 लाख करोड़ है। तो ये ब्रेकअप है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि टॉप 5 AMCs के पास ही 56% ऑफ टोटल एसेट्स है, तो ये काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देता है। और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये 5 AMCs जो है इन्होंने काफ़ी समय बिताया है इंडस्ट्री में और उसके वजह से इनकी AUMs भी बहुत हाई है। लेकिन दीज आर द टॉप 5 AMCs ऑफ द कंट्री और मैक्सिमम एलोकेशन जो है इन 5 AMCs में, कुल मिला के देखें तो करीबन 40+ AMCs इंडिया में है। लेकिन ये 5 AMCs के पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है। एब्सोल्युटली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि जब आप एक फंड चुन रहे हैं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट या फंड साइज देखने के अलावा किन पैरामीटर्स को आपको देखना चाहिए, फंड चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें। एक अच्छी AMC है, अच्छे फंड का जो एक आइडियल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, बहुत कम अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसकी क्या चुनौतियां हैं, बहुत ज़्यादा अगर फंड साइज है तो उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। इस पर चर्चा थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। क्या फंड का साइज देखकर आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? फंड का AUM या फिर किसी AMC का AUM इसके बारे में क्या बताता है, इस पर बातचीत कर रहे हैं ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ से।
और सोनम श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं, ये हैं राइट रिसर्च से। सोनम, ज़रा बताइए कि एक फंड चुनने के पहले कौन से बड़े पैमाने हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको देखना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम हम रिटर्न की सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस रिटर्न पर करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इकलौता पैमाना है फंड को चुनने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, रिटर्न तो जरूर सबसे इम्पोर्टेंट रीजन रहता है। आप पिछले 3 साल या 5 साल की परफॉर्मेंस पे जज करते हैं कि ये फंड कितनी बार अपने बेंचमार्क को बीट करती है, कितनी बार बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देती है। तो वो एक यहाँ पे एक मेजर तो होता ही है। इसके अलावा कुछ लोग एयूएम पे फिल्टर लगाते हैं। जैसे हमने बात की कि बहुत छोटी एयूएम है अगर किसी फंड की, तो उसमें लोग बाइंग नहीं करते हैं, वो बड़ी एयूएम की फंड्स को प्रेफर करते हैं। और उसके कई रीजन हो सकते हैं, जो लिक्विडिटी या फिर उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा लोग एक्सपेंस रेशियो देखते हैं कि भाई ये फंड हमको चार्ज कितना करती है कंपेयर टू जो भी उसके पेयर ग्रुप है। उसके अलावा बहुत सारे लोग फंड मैनेजर की प्रोफाइल देखते हैं कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने आज तक कैसा परफॉर्मेंस दिया है अपनी हिस्ट्री में। लोग एएमसी की हिस्ट्री देखते हैं कि ये एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। कुछ लोग ये भी देखते हैं कि इसके अंदर की होल्डिंग किस किस सेक्टर में जा रही हैं, और उस वजह से भी लोग कंपैरिजन करते हैं। और भी रिस्क के पैरामीटर्स होते हैं कि इस फंड में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा रहती है, इसका रिस्क का जैसे रिटर्न कैसे रहता है। तो ऐसे कई सारे मेट्रिक हैं जिसको मिला के लोग एक फंड को सिलेक्ट करते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे रीजंस है किसी फंड को पसंद या फिर नापसंद करने के। कोई एक रीजन को पकड़ के आप किसी फंड को नहीं चुन सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को चेक करना है। एयूएम की क्योंकि बात चल रही है, एक ज़रूरी जो बात जानने के लायक है ऋषिकेश, वो ये आपने यहाँ पर चर्चा की थी कि बहुत ज़्यादा एयूएम भी किसी फंड का अच्छा नहीं, या बहुत कम वाले एयूएम वाली एएमसी या फिर फंड भी सही नहीं होती है। क्या उसके रीजंस है, क्या उसके अपने अपने नुकसान हो सकते हैं? स्वाति जी, सबसे पहले बात तो जिसे अंग्रेजी में हम रेड फ्लैग कहते हैं। तो छोटी एएमसी, छोटी एयूएम का रेड फ्लैग है 1000 करोड़। क्यों है वो रेड फ्लैग? दो तीन कारण है उसके। सबसे पहले कारण ये है कि ऑपरेशनल इनफिशिएंसी, जिसका मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर 1000 करोड़ के नीचे है, अगर 500 करोड़ या 1000 करोड़ के नीचे है, तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हायर दिखाई देता है वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एयूएम 1000 करोड़ के कम है तो लिक्विडिटी एक चैलेंज हो सकता है, काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर हायर इनफ्लोज आए या आउटफ्लोज हुए, रिडेम्पशन स्पेशली, वो ऑनर नहीं हो पाएंगे अगर एयूएम साइज बहुत छोटी है। और तीसरी चीज़ ये है कि फंड मैनेजर के पास एजिलिटी नहीं होगी डाइवर्सिफिकेशन करने की। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिसके वजह से 1000 करोड़ के नीचे अगर एयूएम है किसी फंड का, तो वो शायद रेड फ्लैग माना जाएगा। अभी इसी समय पे हायर साइड पे भी कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। हायर साइड पे रेड फ्लैग होता है 35,000 करोड़, 40,000 करोड़, स्पेशली इन मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी। जैसे मैंने कारण पहले भी दर्शाया था कि कंपनीज की मार्केट कैप ही 15-20 हज़ार या 25,000 करोड़ है, तो वहां पे निवेश करने का चैलेंज हो सकता है स्मॉल और मिड कैप स्पेस में। तो नंबर ऑफ कंपनीज, अगर एयूएम बहुत बड़ा बन जाए तो कंपनीज में निवेश क्या प्रोपोर्शन में निवेश करें, ये चैलेंज हो सकता है। सबसे पहली बात तो है। दूसरी चीज होती है कि सेक्टोरियल फंड्स में काफी लिमिटेड कंपनीज होते हैं। अगर सेक्टोरल फंड है तो एयूएम बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो फंड मैनेजर के पास होगी निवेश करने के लिए, वो काफी सीमित होगी। तो ये दो तीन कारण है जिसके वजह से हायर फंड्स भी चैलेंजिंग हो सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में स्पेशली कई सारे एएमसीज या फंड मैनेजर नया पैसा लेने से इतराते हैं, क्योंकि मना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से लमसम इन्वेस्टमेंट्स बंद हो जाती है काफ़ी सारे फंड्स की। तो वो एक रेड फ्लैग माना जाता है ऑन अ हायर साइड। तो रेड फ्लैग लोअर साइड पे भी होता है और हायर साइड पे भी काफ़ी अधिकतर स्तर पे हो सकता है। सोनम, किसी एक फंड के एयूएम को इम्पैक्ट क्या क्या करता है? क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी हमने काफ़ी देखी पिछले कुछ महीनों में।
ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर एक फंड के एयूएम में भी देखने को मिले, और क्या ये बहुत ड्रास्टिकली नीचे भी जा सकता है? ऐसे कुछ इंस्टेंस भी सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और अगर आप देखें स्पेशली अगर स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स की, तो 2025 में ही हमने देखा कई स्मॉल एंड मिड कैप में 20 से 25% फंड्स में हमने करेक्शन देखा था, जहां से अब रिकवरी हो रही है। लेकिन मार्केट में ऐसे भी इंस्टेंसेस आ चुके हैं जहां पे आपने देखा होगा स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में 40-50% का भी करेक्शन हो रखा है। तो वहां पे अगर फंड मैनेजर अजाइल ना हो, उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट ना किया हो, तो उनके एयूएम में एक अच्छा खासा डिक्लाइन भी आ सकता है। और ऐसे सिनेरियो में जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो भी बरी होके कई बार पैनिक सेलिंग कर देते हैं, तो वहां पे एक प्रेशर आ सकता है। तो ऐसे इंस्टेंसेस जरूर होंगे जहां पे एयूएम डिक्लाइन हो जाता है। बट यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि स्मॉल एंड मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो यूजुअली जैसे ही कोई रिस्क सिनेरियो वहां पे खत्म होता है, तो आप देखते हैं कि लोग वापस वो कंपनियां तेजी से ग्रो करती हैं और वापस से वो फंड अट्रैक्टिव हो जाती हैं और उसमें आपको वापस एक ग्रोथ मिल जाती है। बट हाँ, मार्केट में जब भी रिस्क हो वहां पे आपकी एयूएम पे एक जरूर इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से थीम बदल जाना, जैसे अभी स्मॉल एंड मिड कैप में आपने देखा बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उस थीम पे अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना आया हो, तो उसकी जगह पे आप देखेंगे लोग कई बार मल्टी एसेट या कई बार फ्लेक्सी कैप ऐसी फंड प्रेफर करने लगते हैं। उनको लगता है कि थीम बदल रहा है। अगर आप पिछले साल देखें तो डिफेंस की फंड्स पे बहुत बाइंग हुई थी, फिर उसके बाद जब वहाँ करेक्शन हुआ तो वहाँ पे कम इंटरेस्ट आया था और अब वापस वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। तो बदलते थीम की वजह से भी आपको कई बार एयूएम पे इम्पैक्ट मिलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस कंपनी के साइज या फिर एयूएम को भी इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा पैमाना पैरामीटर है फंड या फिर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को समझने का कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितने इन्वेस्टर्स उसको पसंद करते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिकल मेजर भी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ऋषिकेश और सोनम, आप दोनों का हमारे साथ इस बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज चर्चा करने के लिए। एक नया आयाम पता चला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टर्स को एयूएम के जरिए। थैंक यू सो मच। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।